हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। हमने प्रैक्टिकल के लिए युक्ति किया हुआ है, देख लीजिए। हमारे पास लाइट है, इसमें थोड़ा सा छेद कर दिए हैं कि यह प्रकाश की किरण थोड़ा सा गुजारे। थोड़ा सा और भी यह अगर छोटा रहता तो और भी इसमें दिखाई देता। देख लीजिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे सामने ऐसे करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, लाइट को ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए तो देख रहे हैं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। वहाँ पे देख सकते हैं बन रहा है। यहाँ पे लगभग देख लीजिए रेड है, उसके बाद पीला है, दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद हरा है, देख रहे हैं, अंत में नीला है। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले नेत्र के बारे में। क्या पढ़ना है? नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में हमको पढ़ना है। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकाशीय सुग्राही यंत्र है जो हमें संसार की खूबसूरती को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। अगर नेत्र नहीं रहता तो हम इस संसार को नहीं देख पाते, हम इसको नहीं देख पाते, न ही हम पढ़ पाते और न ही जान पाते कि हमारा संसार कैसा है। ठीक है, अब हमको नेत्र के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इसका नेत्र हमारा जो होता है वह मैक्सिमम गोल होता है, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल करूं कि हमारे शरीर में कौन ऐसा यंत्र है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है, तो बताइए कौन सा यंत्र है? नेत्र है। नेत्र जब हम जन्म लेते हैं तो भी उतना ही बड़ा रहता है और जब हम मृत्यु में जाते हैं तो भी उतना ही बड़ा रहता है। हम बड़े होते हैं, हमारी हाथ बढ़ती है, नाक बढ़ती है, इत्यादि सब बढ़ती है, लेकिन हमारी आँख की गोलक नहीं बढ़ती है, वो हमेशा सेम रहती है। अब देखिए, मानव नेत्र का जो व्यास होता है कितना होता है? 2.3 cm का होता है। व्यास डायमीटर समझते हैं ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। d बराबर 2.3 cm होता है। अब देखिए, मानव नेत्र में मुख्य रूप से क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला होता है, सबसे पहला जो चीज़ होता है यह गोलक होता है, ठीक है ना। गोलाकार रहता है, हम अपना आँख देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस गोला में क्या होता है, जो उसके ऊपर एक पतली परत जो रहती है, देखते हैं ना, झिल्ली जिसे कहते हैं, सभी इसके चारों तरफ रहती है, ठीक है। तो यह जो सामने हमको दिखाई देती है जो झिल्ली, इसका नाम है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। क्या है? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। इसके जस्ट अंदर में एक और चीज़ रहता है, परितारिका। अब देख लीजिए, हमारे ही आँख में देखिए, यहाँ पे हमारे आँख में देखिएगा या किसी भी के आँख में, तो यहाँ पे गोल रहता है, सामने दिखाई देता होगा गोला, देखे हैं। और यह जो स्वच्छ मंडल जो रहता है यह थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, जो हमको दिखाई देता है ना सामने वाला, वह थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। वही क्या है हमारा स्वच्छ मंडल, वह क्या है? यानी कि पतली झिल्ली रहता है, पारदर्शी होता है। वह क्या होता है? पारदर्शी होता है। उसके जस्ट बाद में क्या रहता है? परितारिका रहता है, जो आपको गोला करके ऐसे आँख रहता है ना, तो उसी आँखों में ऐसे गोला रहता है। फिर इसके भी बीच में एक छोटा सा रहता है कि नहीं? तो यह वाला जो गोला रहता है इसी को क्या कहते हैं? परितारिका, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। किसी का आँख जैसे भूरा होता है, जैसे मेरा आँख काला है। क्या है? काला है, यानी कि क्या काला है? आँख काला है, इसका अर्थ क्या है? यह परितारिका, आइरिस क्या है? काला है। आइरिस क्या है? काला है। तो आइरिस समझ में आ गया। यानी कि जस्ट यहाँ पे स्वच्छ मंडल के जस्ट अंदर वाला जो गोल दिखाई देता है वही क्या है? वह परितारिका है। परितारिका ऊपर की तरफ उभरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। यह उभरा हुआ रहता है वह, और यह पारदर्शी रहता है, यह उभरा हुआ रहता है, इसलिए हमको यह दिखाई देता है कि यह भी क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, लेकिन यह उभरा हुआ नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है पुपिल, ठीक है।
तो यह क्या होता है, परितारिका जो होता है यह ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे, इसी के बीच में एक छोटा सा रहता है जिसके सहारे प्रकाश हमारे आँख के रेटिना पे जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। इसी के सहारे प्रकाश अंदर जाती है। ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और कम रोशनी में जाते हैं तो फैल जाती है। ठीक है, फैल इसलिए जाती है कि ज़्यादा यहाँ पे प्रकाश जाए। फिर उसके बाद होता है नेटरोड होता है। नेटरोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यह आइरिस और फिर स्वच्छ मंडल के बीच में जो हमारा पानी रहता है, एक तरह का जेली जैसा पदार्थ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, नेटरोड कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिस्टलीय लेंस। हमारे नेत्र में भी क्या होता है, एक लेंस होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं गोलीय लेंस में उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो हमारे नेत्र में भी क्या होता है, एक लेंस होता है। लगभग वह होता है उत्तल लेंस का, वह स्थिर लेंस नहीं होता है, कभी वह बड़ा छोटा मोटा पतला होते रहता है। ठीक है ना, किसके सहारे मोटा पतला होता है, सिलियरी कोशिका जो होती है, पक्षमाभी कोशिका पेशियां भी कहते हैं, इसी के सहारे यहाँ पे एक मांस रहता है, वह लचीला मांस होता है, वह इसको घटाता और बढ़ाता रहता है। ठीक ना, तो यहाँ पे यह मांस इसको छोटा बड़ा करते रहता है। तो यह इसी लेंस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस। यानी कि मानव के अंदर, नेत्र के अंदर जो लेंस रहता है उसी का नाम क्या है, क्रिस्टलीय लेंस। उसके बाद है पक्षमाभी पेशिया। पक्षमाभी पेशिया वह है जो मानव के नेत्र को घटाता या बढ़ाता रहता है, उसे कंट्रोल में रखता है और हमें किसी चीज़ को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अगर मान लीजिए यह डिसऑर्डर हो जाए तो यह एक जगह स्थिर हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर सोचे कि यहाँ पे देखें तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है रेटिना। कोई भी वस्तु का जैसे प्रतिबिंब बनाता है, लेंस प्रतिबिंब बनाता है ना, तो दूसरे साइड में बनाता है, तो वह किस पे बनाता है, रेटिना पर बनाता है। यह एक प्रकाश सुग्राही जैसे प्लेट होता है, कैमरा होता है ना, तो कैमरा में एक प्लेट रहता है। कैमरा में जैसे हम फोटो ऐसे खींचते हैं तो उसके प्लेट पर जाकर प्रकाश पड़ता है और उसका पिक्चर बन जाता है। उसी तरह से यह काम करता है। ऐसे इसके सहारे से प्रकाश जाती है और यहाँ पे रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बन जाती है। ठीक ना, जब उल्टा प्रतिबिंब बन जाती है तो यह इसके सहारे, यह दृक् तंत्रिका है। क्या है, दृक् तंत्रिका। इस तंत्रिका के सहारे यह इसको विद्युतीय यंत्र में, विद्युतीय तरंग में बदल देता है और विद्युतीय तरंग के सहारे यह आता है दृक् तंत्रिका में, और यही तंत्रिका मस्तिष्क में भेज देता है और दिमाग उसे कंट्रोल करके देख लेता है कि यह वस्तु कहाँ है और हमें बता देता है कि यह वस्तु यहाँ है, इस रंग का है। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में हम लोग जान गए। फिर उसके बाद हम लोग को मानव नेत्र में भी बहुत सारी खराबी आ जाती है। मान लीजिए यह ऐसे काम कर रहा है, किसी भी एक चीज़ को हम डिसऑर्डर करते हैं, जैसे यह रेटिना यहाँ है, इसको तोड़ दें या काट दें। ठीक है ना, यहाँ पे एक कचाव द्रव छूट रहा है, तो कचाव द्रव क्या है, नेत्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। मान लीजिए इसमें किसी चीज़ से ऐसे छिद्र हो जाए तो इसका पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर प्रतिबिंब बनेगा, इस पर नहीं बन पाएगा। तो अब चीज़ बताइए, इसमें यह जितना भी क्रियाकलाप हो रहा है, किसी भी एक चीज़ को हम डिसऑर्डर कर दें, क्या कर दें, डिसऑर्डर कर दें, तो हमारा नेत्र काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि हमारे नेत्र में क्या क्या दोष हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उसी के बारे में हम को पढ़ना है। नेत्र दोष क्या है, नेत्र दोष क्या क्या हो सकता है। नेत्र दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर उसके बाद इसके बारे में पहले हम जान जाते हैं, इसका नाम है मायोपिया। क्या नाम है, मायोपिया। ठीक है ना, इंग्लिश में इसका नाम है मायोपिया। मैक्सिमम एग्जाम के सवालों में पूछ देता है कि मायोपिया क्या है, मायोपिया क्या है। देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष, जैसे इसका नाम है उसी तरह से यहाँ पे यह हमारा लेंस हो गई, मानव लेंस। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है तो यह आएगी ऐसे, तो यह कहाँ पे, इधर ही आकर मिल जाती है। इस पर प्रतिबिंब न बनाकर पहले ही आकर क्या कर देती है, प्रतिबिंब बना देती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं,
निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आदमी को निकट की वस्तु दिखाई देती है, क्या होती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर से जो भी किरणें आती है वह इधर ही मोड़ देता है, निकट में जो रहेगा वह यहाँ पे मोड़ कर पहुँचा देता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा दूर का वस्तु रहता है वह पहले आकर मुड़ जाता है, क्या होता है, पहले आकर मुड़ जाता है। जैसे यहाँ से आएगा तो ऐसे आता है, आप पहले ही आकर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उससे ही उस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है मायोपिया। यह क्यों होता है, इसके कारण है, कारण हम जान जाते हैं। दो कारण है। पहला कारण जो हमारा लेंस है, ठीक है ना, यह मोटा हो जाए, क्या हो जाए, मोटा हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं मानव नेत्र का लेंस क्या हो जाए, मोटा हो जाए, मोटा हो जाए। दूसरा क्या कारण है, दूसरा है यह जो गोलक है यह ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो भी पहले मुड़ जाता है, ठीक है ना। गोलक बड़ा हो जाए, तब यह हमारा यह बीमारी होता है, ठीक है ना, नेत्र में यह दोष आता है। इसका निराकरण यानी उपचार क्या है, इसके उपचार क्या है यह भी बता देते हैं। उपचार के लिए यहाँ पे देखिए, नेत्र हो गया, यहाँ पे लेंस है, इसका ऐसे आ रहा है, किरण पहले मोड़ दे रहा है, तो हम कौन सा लेंस लगाएं कि वो आगे की तरफ मुड़े, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस का प्रयोग अगर चश्मा के रूप में हम करेंगे तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना पर बनेगा, ठीक है ना। तो उपचार के में हम क्या लिख सकते हैं कि अवतल लेंस का चश्मे के रूप में प्रयोग करके इस बीमारी से या फिर इस दोष को दूर किया जा सकता है। समझ में आया। फिर उसके बाद इसको मिटा दे। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जैसे इसका नाम है दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर, दीर्घ मतलब दूर। देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए, यह नेत्र गोलक हो गया, यहाँ पे मानव नेत्र का लेंस हो गया। कोई भी वस्तु आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब क्या करता है, दूर की वस्तु तो क्या होती है, यहाँ पे दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना देता है। लेकिन वहीं नज़दीक का जब वस्तु आता है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा रहता है तो यह मुड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे इसको बना देता है, यानी कि गोलक के बाद में उसका प्रतिबिंब फोकसित करता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ फोकसित करता है, रेटिना के बाद में, पीछे, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, इसीलिए इसका क्या नाम है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो इससे यह इसका परिभाषा कैसे करेंगे कि वह दोष जिसमें हमारा दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं क्या होती है, नहीं दिखाई देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसका कारण क्या है, जैसे उसमें कारण है उस तरह से इसमें भी देखिए कारण क्या है, इसमें भी दो कारण है। पहला कारण देख लीजिए, यह जो नेत्र जो है, ठीक है ना, अगर यह पतला हो जाएगा, नेत्र, यह जो लेंस है नेत्र लेंस पतला हो जाए, नेत्र लेंस पतला हो जाए, पतला हो जाए, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, यह अगर गोलक छोटा हो जाए, गोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो भी यह बीमारी हो जाता है, गोलक छोटा हो जाए तब क्या होता है, तभी यह बीमारी होता है। उपचार इसका क्या होगा,
उपचार में देखिए, उपचार क्या करेंगे, इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। चश्मे के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करने से यह बीमारी का निराकरण हो जाएगा। समझ में आया? चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कोई दिक्कत? मिटा दें। देखिए यहाँ पे ज़रा दृष्टि दोष, इसमें होता यह है, यह बीमारी मैक्सिमम बूढ़े लोगों को होता है। जैसे यहाँ पे हम नेत्र में बताए हैं कि यह जो मांसपेशियाँ है, पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियाँ, यह हमारे नेत्र गोलक को क्या करता है, सामंजित करते रहता है। क्या करता है? सामंजित करते रहता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बने। लेकिन बुढ़ापे समय में यह क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो यह एक जगह फोकसित नहीं कर पाता है। इसीलिए इन लोगों को उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। ठीक है, तो यह बीमारी यानी कि बूढ़े लोगों की जब सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर उनका नेत्र ये जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है वह सुचारू रूप से काम नहीं करता है, तब यह बीमारी ज़रा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका उपचार के रूप में क्या लिखिएगा, इसके उपचार के रूप में बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोकल लेंस, एक उत्तल और फिर अवतल लेंस के का प्रयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। आप बूढ़े लोगों के चश्मे में देखिएगा कि जो चश्मा रहता है ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कटा रहता है। देखें, यह दूसरा लेंस रहता है और यह दूसरा लेंस रहता है। इसी को कहते हैं बाईफोकल लेंस। समझ में आया? फिर एक और दृष्टि दोष है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता मैक्सिमम जन्मजात यानी कि यह एक अलग प्रकार की बीमारी है। यह क्या है? एक अलग प्रकार की बीमारी है। इसमें होता यह है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, भिन्न भिन्न अगर वस्तु रहता है तो किसी का यह जो हम इसका लेंस रहता है, किसी का यहाँ पे फोकसित कर देता है, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे। तो जिसका जिसका रेटिना पर फोकसित करता है उसका तो प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन उसके पहले फोकसित करता है उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है ना? यह एक अजीब प्रकार का बीमारी है। तो इस अजीब प्रकार की बीमारी को सोल्व करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है उपचार के रूप में? उपचार के रूप में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा मानव नेत्र और उसके दोष। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। मिटा दे इसको। प्रिज्म क्या है देख लीजिए। प्रिज्म आप देख लीजिए, यहाँ पे सामने है आपके प्रिज्म। देखिए यहाँ पे एक आयताकार सतह है, देख रहे हैं? एक आयताकार सतह है, फिर एक आयताकार इधर वाला आयताकार सतह है, इधर वाला है, यानी कि कितना आयताकार सतह? 3 आयताकार, और एक त्रिभुजाकार और फिर एक त्रिभुजाकार, यानी कि 3 आयताकार सतह और फिर 2 त्रिभुजाकार सतह का एक पारदर्शी शीशे का जो पदार्थ होता है उसे क्यों क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना? प्रिज्म में अपवर्तन होता है। जैसे हम देखे हैं कि लेंस में हमारा अपवर्तन होता है ना, उसी में इसमें अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन इसमें कैसे होता है देख लीजिए। यह प्रिज्म है, प्रिज्म है ना, तो कोई भी पहले किरण जाती है तो क्या करती है? यह विरल माध्यम, यह क्या हो गया? सघन माध्यम। तो इस पे अभिलंब क्या हो जाएगी? ऐसे होगी। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या होगी? यहाँ पे यह सघन माध्यम, यह हो गया विरल माध्यम। ठीक है ना? तो यहाँ पे यह अभिलंब हो गया 90 डिग्री पर। तो अब क्या होगी? अभिलंब से फिर दूर हट जाएगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ में आ रहा है? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखिए, तो अब देखिए, इसको कहेंगे आपतित किरण। ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण। इसको क्या कहेंगे? निर्गत किरण। ठीक है, अब देखिए, यह आपतित किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत? और फिर निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है,
इसी को कहते हैं डी। क्या कहते हैं इस कोण को? डी, यानी कि विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण, विचलन, डेविएशन एंगल। समझ में आया? डेविएशन एंगल। कोई पूछे इसमें, यह मैक्सिमम बार पूछता है कि विचलन कोण क्या है? क्या है विचलन कोण? क्या है? तो लिखेंगे आपतित किरण और फिर निर्गत किरण से बनने वाले जो कोण है उसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। किस चीज से? डेल्टा। इस तरह से डेल्टा लिखाता है। समझ में आया? अब फिर यह इसके सहारे हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे यह पूछता है, इसको याद रखिएगा कि विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? पहला किरण गई आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण और यह बाहर निकली निर्गत किरण। ठीक है? तो आपतित किरण और फिर निर्गत किरण से बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया? फिर इसके सहारे से हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए अब हम लिखते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में हम समझते हैं। न्यूटन साहब जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो देखा कि अरे इंद्रधनुष क्यों बनता है। फिर उन्होंने प्रिज्म से प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश गुजारा, तब उन्होंने देखा कि यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर उस समय उतना युक्ति नहीं था तो क्लियर दिखाई नहीं देता था वह 7 रंग। तब उन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म को ऐसे रखा और एक प्रिज्म को उल्टा रखा और फिर प्रकाश इधर से डाला तो इधर कुछ विभक्त हुआ और फिर दूसरे प्रिज्म में गया और फिर उसमें से मिलकर क्या हुआ, बाहर की तरफ निकला। तो तब उन्होंने कहा कि यह जो श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों से मिलकर बना है। क्या है? 7 रंगों से मिलकर बना है। उसी के आधार पर उन्होंने न्यूटन डिस्क का आप नाम सुने होइएगा। न्यूटन डिस्क क्या रहता है? एक तरह का चक्की रहता है। क्या रहता है? चक्की रहता है जिसमें 7 रंग सिलसिलेवार ऐसे लगाया जाता है। VIBGYOR। ठीक है ना? V से वायलेट, इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हो गया यह हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद संतरा। संतरा के बाद यह रेड यानी कि लाल। बैजानी, आह, ना, पीला होता है ना, पीनाला। ऐसे बै, जा, नी, हा, उसके बाद पी। ठीक है ना? होगा ना? उसके बाद ना, पीला, उसके बाद ना, उसके बाद ना, ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए, अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि यह 7 रंग। पहले इसको समझ जाते हैं। वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। हमने प्रैक्टिकल के लिए युक्ति किया हुआ है, देख लीजिए। हमारे पास लाइट है, इसमें थोड़ा सा छिद्र कर दिए हैं कि यह प्रकाश की किरण थोड़ा सा गुजारे। थोड़ा सा और भी अगर छोटा रहता तो और भी इसमें दिखाई देता। देख लीजिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे सामने ऐसे करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? इसमें क्लियर दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देख लीजिए। लाइट को ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए तो देख रहे हैं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? वहाँ पे देख सकते हैं बन रहा है। यहाँ पे लगभग देख लीजिए रेड है, उसके बाद पीला है, दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद हरा है, देख रहे हैं, अंत में नीला है। इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। चलिए लाइट को ऑन कीजिए। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके
देखा कि कैसे इसके सहारे से हमने 7 रंगों का प्रकाश बनाया और फिर देखा कि कैसे उसमें 7 रंगों में हमारा वाइट प्रकाश विभक्त हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कोई दूसरा रंग का यूज नहीं किया था। देख सकते हैं यहाँ पे वाइट प्रकाश है कि नहीं, तो इसका हमने प्रयोग किया। अब हमने 7 रंगों का भी प्रयोग कर लिया, वर्ण विक्षेपण कर लिया। इसी के आधार पर हमारा इंद्रधनुष बनता है। इसी के आधार पर हमारा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष इंद्रधनुष का निर्माण, इसी के आधार पर इंद्रधनुष हमारा बनता है। देखिए अब कैसे इंद्रधनुष बनता है। वर्ण विक्षेपण तो हम समझ गए, फिर उसके बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है। जैसे आप लोग अभी बरसात का मौसम है, आप लोग देखे होइएगा कि जैसे सूर्य अगर इधर उगा है, निकला है, तो आपको उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना। जिस दिशा में हमारा सूर्य होगा उस दिशा में आपको इंद्रधनुष कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे इंद्रधनुष बनता है। यह मान लीजिए पानी का गोला रहता है ना, इधर से सूर्य रहता है, सूर्य की किरणें ऐसे चलती है, ऐसे जाती है ना, ऐसे जाने के बाद यहाँ पे यह अपवर्तन होता है। यहाँ पे यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होती है बताइए तो, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, यह इसका हो गया, अभिलंब की ओर ऐसे झुक कर यहाँ पे चली आएगी, कोई दिक्कत। फिर जैसे यहाँ पे आएगी तब यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब जैसे अब यहाँ पे आएगी तो अब क्या करेगी, यह अभिलंब से फिर दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी, दूर हटेगी, यानी कि यह अभिलंब है, यानी ऐसे आ जाएगी। ठीक है ना। तो यानी इस दिशा में लगभग है, तो यह थोड़ा सा विपरीत दिशा में, हमको पिक्चर बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लगभग करीब में आता है। ठीक है ना। तो कौन कौन सा इसमें क्रिया हुआ, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और यहाँ पे विक्षेपण के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होता है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। यह क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, विक्षेपण। समझ में आ रहा है ना। तब होता है हमारा इंद्रधनुष का निर्माण। ठीक है। इंद्रधनुष क्यों बनता है, इसका बनने का कारण यहाँ पे लिख लीजिएगा, कहिएगा, पूछता है सवाल में इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो लिखिएगा कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की जो वाष्प रहती है या फिर जल की बूंदी रहती है उसमें प्रवाहित होने पर उसमें उसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर विक्षेपण होता है। ठीक है ना। और उसके कारण हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है। 1-2 रोज पहले ही दिखाई दिया था ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के कारण, विक्षेपण के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष समझ में आ गया। फिर उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता है। इसके बाद अब हमको पढ़ना है वायुमंडल के द्वारा जो अपवर्तन होता है उसके बारे में। इसे मिटा दें। इंद्रधनुष 2 प्रकार का बनता है, एक बनता है प्राइमरी और एक बनता है द्वितीयक। प्राइमरी में इंद्रधनुष की रंगें क्लियर दिखाई देती है। ठीक है ना। और फिर द्वितीयक में क्लियर नहीं दिखाई देती है। प्राइमरी जो इंद्रधनुष रहता है वह सिलसिलवार रहता है, जैसे भिबगियोर रहता है, जबकि द्वितीयक होता है वह उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा उसका रंग बनता है। चलिए अब हमको पढ़ना है आकाशीय परावर्तन। क्या पढ़ना है, आकाशीय अपवर्तन, परावर्तन नहीं। क्या पढ़ना है, आकाशीय अपवर्तन। अपवर्तन कब होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तब क्या होता है,
अपवर्तन होता है। तो हमारे आकाश में भी बहुत सारी परतें हैं, जैसे वायुमंडल की परत है, जलवाष्प की परत है, ये सब परत है कि नहीं। तो उनके चलते वायु आकाश में उपस्थित वायु की या फिर गैस की या फिर जल की परतों के कारण जो अपवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, आकाशीय अपवर्तन। अब आकाशीय अपवर्तन में हमको पढ़ना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, लिखेंगे तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, और तारे और हमारे बीच में बहुत सारी वायुमंडल की परतें हैं। जब वह तारों से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुंचती है तो बीच में बहुत सारी परतों के कारण उसका अपवर्तन होता है, और फिर वे वायुमंडल की परतें गतिशील रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वह क्या होता है, टिमटिमाते हुए एक परत टूटता है, एक परत गति करता है, तब तक वह अपवर्तन क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। फिर से दूसरे परत से अपवर्तन होता है, इसीलिए तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है, इसी में सवाल दे देता है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि ग्रह हमसे क्या है, तारों की अपेक्षा में नज़दीक है, तारों की अपेक्षा में नज़दीक है, और उनके बीच में ग्रह और हमारे नेत्रों के बीच में कम वायुमंडलीय परत रहता है, जिसके कारण वहाँ पे कम उसका अपवर्तन होता है और वह हमें कम टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और इसमें हम लोग को पढ़ना है दिन का लंबा होना है। क्या पढ़ना है, दिन का, एक नंबर यह हो गया। 2 नंबर दिन का लंबा होना, दिन का लंबा होना, देख लीजिए दिन का लंबा होना, यह सूरज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम पृथ्वी में हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यह इसका परत हो गया वायुमंडल की परत। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें ऐसे आती है, तो यह अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। तो हमको महसूस होता है कि यहाँ पे सूरज है, क्या है, यहाँ पे सूरज है। तो लिखेंगे, इसमें सवाल पूछता है कि दिन क्यों लंबे हमको महसूस होते हैं, 2 मिनट सुबह में और 2 मिनट शाम में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिखेंगे, पूछता है सवाल में कि दिन क्यों बढ़ा हुआ प्रतीत होता है 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम में। तो लिखेंगे कि सूरज जो है हमसे दूर है और उससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिससे हमें उसका आभासी क्या प्रतिबिंब यहाँ पे महसूस होता है, और हमें महसूस होता है कि वह अभी तक निकला हुआ है, ठीक है ना। यह घटना 2 मिनट का अंतर करता है, क्या करता है, 2 मिनट, यानी कि सुबह में 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लगता है और शाम में 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। समझ में आया, इसीलिए दिन लंबा होता है। या फिर इस तरह से सवाल दे देता है कि 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, क्यों दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या कारण है, अपवर्तन, क्या है, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या पढ़ना है, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बारे में हम पिछले क्लास में भी पढ़ा दिए थे, याद है कि नहीं है। जैसे हम बताए थे कि प्रकाश जब आती है तो इसके रास्ते में कोई बहुत ही छोटी चीज़ रख देने पर वह प्रकाश के रास्तों को रोक नहीं पाती है, बल्कि वह वहाँ से क्या हो जाती है, छिटक जाती है। क्या हो जाती है, छिटक जाती है, इधर उधर छिटक जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। रेले नामक, देख लीजिए यहाँ पे, रेले एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि प्रकीर्णन की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, क्या होता है, प्रकीर्णन की तीव्रता यानी इंटेंसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होता है। 1 बाई रेले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन, किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन इस नियम के आधार पर होगा। बहुत सारा उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, यानी कि जिस रंग का या जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। जैसे में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है ना, और तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा। और जैसे विबग्योर यानी कि वायलेट का, बैगनी का जो है वह क्या है? तरंग दैर्घ्य कम है तो वह क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसी के आधार पर पूछता है हमारा सवाल, आकाश का रंग, साफ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्या होता है? नीला क्यों होता है? तो देख लीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? सूरज की किरणें जब हमारे नेत्रों तक आती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है? प्रकीर्णन कर दिया जाता है। प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। जबकि हमारी आंखें जो है वह नीले रंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित है या सुग्राही है। इसीलिए हमको आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसी में एक सवाल देता है, इसी में एक ऑब्जेक्शन लगाता है लोग कि मान लीजिए नीला रंग ये विबग्योर यानी कि बैगनी रंग ज़्यादा प्रकीर्णित होती है नहीं, तो बैगनी रंग हमको दिखाई देता है, नीला रंग आकाश। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है सुबह में और फिर शाम में, तो वह हमको कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। यह कैसे हो गया? सुबह और शाम में सूरज लाल क्यों दिखता है? लाल क्यों दिखता है? तो इसका सुन लीजिए, सुबह और शाम में सूरज हमसे क्या रहता है? ज़्यादा दूर रहता है। क्या रहता है? ज़्यादा दूर रहता है। तो ज़्यादा दूर रहने के कारण वह रास्ते में ही यह अपना नीला और फिर और सारे रंग क्या हो जाते हैं? स्कैटरिंग होकर यानी कि प्रकीर्णित होकर ख़त्म हो जाते हैं। रास्ते में ही प्रकीर्णित होकर ख़त्म हो जाते हैं और केवल लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए सुबह और शाम के समय सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। जबकि इसमें और सवाल एक दे देता है कि जबकि 12 बजे यानी कि दोपहर में हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है? उजला दिखाई देता है। क्या कारण है? तो लिखेंगे कि 12 बजे यानी कि दोपहर में सूर्य हमसे नज़दीक होता है और सीधा खड़ा रहता है। क्या रहता है? सीधा खड़ा रहता है, जिससे उसका अपवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन नहीं होता है, अतः वह हमको गोल और फिर उजला दिखाई देता है। समझ में आया? मिटा दे इसको। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है इसके बारे में जान लीजिए। टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इस प्रभाव के बारे में बताया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में होता यह है कि जब प्रकाश किसी वैसे कोलाइडल विलयन से जब गुजरती है, किस विलयन से? कोलाइडल विलयन। जैसे में आप देखिएगा किसी घने कुहासे में या फिर धूल और धुएं वाले रास्ते से जब प्रकाश ऐसे जलाते हैं तो हमको प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। क्या होता है? जैसे अभी यहाँ पे यह लाइट जल रही है ना, तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लाइट आ रही है चाहे नहीं आ रही है। दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दे रहा है, उसका रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अतः यह अभी टिंडल प्रभाव व्यक्त नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम क्या कर दें कि पूरे को पैक कर दें और इसमें पूरा धुआं भर दें, क्या कर दें? धुआं इसमें भर दें और फिर एक छिद्र द्वारा लाइट इसमें
जलाएं तो हमको क्या महसूस होगा कि इसमें कि लाइट ऐसे जा रही है। जैसे में मान लीजिए कुहासा में हम ऐसे यहाँ पे जलाए हैं ना, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ऐसे जा रहा है, इसका रास्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। वहीं अगर कुहासे के दिन में जलाते हैं तो छोटे छोटे जो कण रहते हैं उसके कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। यानी कि वह प्रभाव जिसके द्वारा या प्रकाश की रास्ते दिखाई देने लगे उसे ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। यह मैक्सिमम कोलाइडल विलयन में और फिर कुहासे में, धूलकण वाले वायु में, ठीक है ना, इत्यादि में यह दिखाई देता है। इस पर एक प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल आप लोग को हम अगर सामान हमारे पास रहता तो कर दिखाते। ठीक है, आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर देखेंगे। ठीक है ना।